जय इंडिया फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय रजनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। आज की हमारी का चर्चा का विषय है 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले हम 5 वीडियो कर चुके हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप पहले की 5 वीडियो उनको देख के आए, ताकि आप इस वीडियो को जो एक पैरेलल चल रहा है, एक सिस्टम वाइज चल रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो चल रही है, जितनी भी एक्ट 1773 से 1853 तक हम पहुंचे हैं उनको सीरियल वाइज देख सके, ताकि आपको समझने में इससे काफ़ी आसानी होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पर डे की तरिया कि सबसे पहले जो हमने पिछली वाले वीडियो में देखा था कि 1813 के अंदर सरकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार ने उसके अंदर 1813 के अंदर क्या चेंजमेंट किया था। हम हर वीडियो बनाने से पहले पिछली वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते, ताकि इस वीडियो को आपको समझना आसान होता कि उस पिछली वाली वीडियो से आप इस वीडियो इंटरलिंक कर पाएँ। तो जैसा कि आपने अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि 1800 जितने भी जो ब्रिटिश सरकार बाहर का एक्ट भेजती है वो हर 20 साल बाद भेजती है, हर 20 साल अंतराल के बाद। ठीक है, 1793 में आता है, 1813 में आता है, फिर 33 के अंदर आता है, फिर आज हम देख रहे हैं 1853 वाला। तो पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे 1813 के अंदर सरकार ने क्या चेंजमेंट किया, ताकि आप इस चीज़ को इंटरलिंक कर पाए। आज के वीडियो से आप इंटरलिंक कर पाएंगे तो थोड़ा आप बेहतर समझ पाएंगे। तो 1813 के अंदर क्या होता है कि सरकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके व्यापारिक अधिकार पूर्ण से समाप्त कर देती है, और उसके बाद से सरकार का क्या होता है, सिर्फ भारत पर सिर्फ शासन करना रह जाता है। ठीक है, उसके बाद सरकार 1813 एक एक्ट के तहत ही करती है कि संपूर्ण भारत के लिए पहली बार संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट आता है। ठीक है, उसके बाद प्रथम बार यानी कि सरकार भारत में कानून बनाने के लिए या विधि बनाने के लिए एक नए सदस्य को ऐड करती है। यानी कि यहाँ से क्या होता है कि इसी के तहत होता है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण। इन भारतीय कानून का वर्गीकरण 1813 का अंदर होता है, यानी कि दास प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में गवर्नर जनरल होता है उसको निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो कुछ विशेषताएं 1813 के एक्ट की थी, 1833 के एक्ट की थी, आज हम देख रहे हैं 1853 का एक्ट। तो इस एक्ट की मुख्य मुख्य बातें देखेंगे, ताकि आप जो भी एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण उन पर हम चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि इसकी सबसे अच्छी जो विशेषता थी, इसके अंदर 1853 के एक्ट के तहत जो ब्रिटिश सरकार वो ब्रिटिश ईस्ट सरकार थी उसने कोशिश की थी कि जो भारत की विधायी शक्ति को मजबूत किया जाए, यानी कि संसदीय शक्ति को मजबूत किया जाए। तो सरकार इसी को देखते हुए इस एक्ट के तहत कोशिश करते हैं कि पहली बार जो प्रशासनिक कार्य होते हैं और विधायी कार्य, यानी कि विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए जाते हैं। यानी कि इससे पहले क्या होता था 1833 तक कि जो गवर्नर जनरल होता था और उसकी परिषद सदस्य होते थे, वही कानून बनाते थे और वही उनको लागू करवाते थे। लेकिन इसके बाद इसमें चेंज क्या होता है कि जब सरकार यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कानून बनाएगी तो 6 नए सदस्य ऐड कर दिए। यानी कि इसके अंदर अपडेट क्या होता है, ये 1833 के अंदर इसके अंदर प्रशासनिक और विधायी कार्य अलग होते हैं, और 6 नए सदस्य जो गवर्नर जनरल होता है उसकी परिषद के अंदर 6 नए सदस्य और ऐड होते हैं। अब जो ये 6 नए सदस्य ऐड होते हैं उन सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो उन सदस्यों को ब्रिटिश किंग होता है, यानी उस समय इंग्लैंड का राजा होता है, वो उनको मनोनीत करता है, उनको चुनाव नहीं करता, उनको मनोनीत करके भारत में भेजता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अब जो गवर्नर जनरल होता है उसकी परिषद में 6 + 6 यानी कुल 12 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें कुल 12 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 सदस्य हो गए। अब जब भी जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में जब भी कोई कानून बनाना होगा, कोई एक्ट बनाना होगा, तो ही इन 6 नए सदस्यों को उन जो 6 सदस्य जो 6 नए ऐड किए गए उन 6 सदस्यों को जल्दी बुलाया जाएगा। यानी कि अगर सरकार प्रशासनिक कार्य कर रही है तो जो पहले वाले 6 थे वही कार्य करेंगे। अगर जब सरकार कोई कानून बना रही है तो ये जो 6 नए सदस्य हैं ये भी उस विधायी जो कानून बनाना है उसकी हेल्प करेंगे। उस यानी कि उस समय इसकी संख्या हो जाएगी 6 + 6 यानी कि 6 ये
12 हो जाएंगे। इस प्रकार इस बात को आप ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट में जो 6 नए सदस्य जो ऐड होते हैं उनको उनका चुनाव कहाँ कहाँ से किया गया था। उनका चुनाव किया गया था, एक तो होता है बंगाल का न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश, ये बंगाल न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक हो जाता है। एक होता है कलकत्ता कलकत्ता न्यायालय का, ये बंगाल न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय होता है उसका भी एक न्यायाधीश होता है। उसके बाद 4 सदस्य का ऐड होता है, बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा से तीन चार सदस्य एक एक करके एक एक प्रतिनिधि चुना जाते हैं इन चारों क्षेत्रों से, ठीक है। यहाँ पे हाथ की बात समाप्त होगी। उसके बाद क्या होता है, इसी के अंदर अगर आपने ये पहली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि 1833 के अंदर जो एक्ट आता है उसके अंदर विधि अधिकारी का भी गठन किया जाता है। उसके अंदर यानी कि अब से एक विधि अधिकारी होगा, 1833 के एक्ट के अंदर बताया, जो कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी लॉर्ड मैकाले बनते हैं, ठीक है। तो उस सदस्य को जो वो सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद का यानी कि उसका सिर्फ आंशिक सदस्य था, यानी कि उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं था। जब कानून बनाना होगा तो ही उसको यानी कि उसको सदस्य को बुलाया जाएगा, जो कानून अधिकारी होगा वो ना तो वोट दे सकता है, न ही किसी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, यानी कि पूर्ण सदस्य नहीं था, वो आंशिक सदस्य था। अब उस जो विधि अधिकारी था उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया जाता है 1853 के एक्ट के तहत ही, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आपको। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि इसमें एक खास बात ये होती है कि अब से 1853 से क्या होता है कि भारत के अंदर जो भी, जैसे आज भी वर्तमान IAS IPS यानी कि प्रशासनिक अधिकारी है, उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अंग्रेज शासनकाल के दौरान उनका उनकी यानी कि प्रतियोगी यानी कि पेपर नहीं होता था, एग्जाम नहीं होता था, उनको जो अंग्रेजों के लिए काफी प्रिय होते थे उनको चुन लिया जाता था। लेकिन इससे क्या होता है कि अब से क्या होता है, 1853 के एक्ट से होता है कि अब से जो भी सिविल सेवा के अंदर आएगा वो एग्जाम देगा, यानी कि एग्जाम के आधार पर ही वो सिविल सेवा के अंदर आ सकता है। ये ये प्रक्रिया 1833 के अंदर वैसे तो कर दी गई थी, लेकिन उस समय सिर्फ एग्जाम वही दे सकते थे जो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे, या यानी कि भारत के लोग नहीं दे सकते, कहने का तात्पर्य है। 1853 में क्या होता है कि भारत के सदस्य भी इसके अंदर प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं और पेपर पास करके यानी कि सिविल सेवा अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो जाता है। उसके बाद होता है कि उसके बाद होता है इसी एक्ट के तहत क्या होता है कि संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद का निर्माण किया जाता है, यानी कि पृथक, यानी भारत के लिए अलग से विधान परिषद, पृथक विधान परिषद। 1853 के एक्ट के तहत यानी कि भारत के लिए प्रथम बार पृथक विधान परिषद गठन कर दिया जाता है, जो आगे चल के लघु संसद का स्थान ले ली थी। लघु संसद का स्थान ले ली थी, ठीक है। यहां तक आपकी बात क्लियर होगी। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो ये विधान परिषद होती है, यानी कि इसी एक्ट के तहत इसी विधान परिषद के अंदर, यानी कि इसी 1853 के एक्ट के तहत ही पहली बार जो भारत के अंदर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात भी इसी एक्ट के तहत की जाती है। यानी कि जो इसी 1853 के एक्ट की मुख्य बात क्या होगी, 1853 के अंदर भारत के लिए पृथक विधान परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और आगे चलकर फिर ये लघु संसद का स्थान ले लेती है, और उसके बाद इसी एक्ट के तहत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो कि भारत की विधान परिषद होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व इसी एक्ट के तहत दिया जाता है। और इसके इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो 1873 का प्रथम एक्ट आता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है 1773 के अंदर। उसके अंदर एक पद का निर्माण किया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल का निर्माण किया जाता है।
निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी संख्या उस समय तक 24 थी, 1853 तक इसकी संख्या 24 थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1853 के अंदर इसकी संख्या को घटाकर 6 घटा दिया जाता है, इसके अंदर इसकी संख्या को 24 कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ की बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। यहाँ देखिए कहने का तात्पर्य कि यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से, कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, 1773 के अंदर जो है निदेशक निदेशक मंडल होता है उसकी संख्या 24 होती है, लेकिन 1853 के अंदर इसकी संख्या 18 कर दी जाता है, ठीक है। इसकी मोटी मोटी बातें फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया, उस समय इसको जो वर्तमान में 1853 के अंदर जो भारत की गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड डलहौजी होते हैं। इन्होंने हड़प की नीति अपनाई थी, यानी कि जो भारतीय क्षेत्रों को धीरे धीरे हड़प लिया था, अवध हो गया, यानी कि जो झांसी हो गई, उन क्षेत्रों को लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्ट के अंदर मुख्य बात क्या होती है कि सबसे पहले प्रशासनिक और विधायी कार्य को अलग अलग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है उसके अंदर 6 नए सदस्य ऐड होते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उस जो ये 6 नए सदस्य ऐड होती है अलग अलग क्षेत्र से, अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र से चुनाव किया जाता है। बंगाल के जो मुख्य न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, आगरा मद्रास और ये आगरा मद्रास एक सदस्य एक और होता है, वो होता है कहाँ से, बंगाल से, यानी कि 4 सदस्य का ऐड किया जाता है। यहाँ की बात आपको स्पष्ट होगी। उसके बाद जो विधि अधिकारी होता है उसको पूर्ण सदस्य मान लिया जाता है गवर्नर जनरल की परिषद का, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यानी कि भारत के लिए अलग से पृथक विधान परिषद का निर्माण किया जाता है, जो आगे चलकर लघु संसद का स्थान लेती है। इसी पृथक विधान परिषद में प्रथम बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है, ओके। उसके बाद 1773 के अंदर जो निदेशक मंडल होता है उसके अंदर संख्या 24 होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक, लेकिन 1853 के अंदर उसकी संख्या को घटाकर 6 घटाकर 24 कर दिया जाता है। यहाँ तक आप मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो की चर्चा आज हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए।